जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बहुत से दर्शकों का ये आग्रह था कि ज्योतिष का क्लास फिर से उसको शुरू किया जाए, जहाँ से खत्म हुआ था उससे आगे बढ़ाया जाए। तो ज्योतिष में हम 12 भावों का अध्ययन कर चुके हैं और उन 12 भावों में अब हम एक एक ग्रहों का पहले चरित्र के बारे में समझ लेते हैं, किस ग्रह का कैसा चरित्र होता है। और आज की हम शुरुआत कर रहे हैं राहु से। राहु को एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह कहा जाता है। ये राहु रहस्यमय क्यों है, इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। और इसका इतिहास जानने के लिए हमें समुद्र मंथन की तरफ चलना पड़ेगा। देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे और तय ये हुआ था कि समुद्र मंथन से जो कुछ भी निकलेगा उसमें से आधे आधे देवता और दानव में बांट लिए जाएंगे। समुद्र मंथन से एक एक करके बहुत से वस्तुएं निकली, अंत में अमृत निकली। इसी अमृत के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था। तो जब अंत में अमृत मिली तो अमृत पर भगवान विष्णु का अपना प्लानिंग ये था कि अमृत पर सिर्फ और सिर्फ देवताओं का अधिकार रहेगा, इसको असुरों को नहीं दिया जाएगा, नहीं तो संकट पैदा हो जाएगा प्रकृति में। अमृत बांटते समय स्वर भानु नाम का एक राक्षस होता है और उसको शुक्राचार्य ने, स्वर भानु जो होता है छद्मवेशी होता है, वो कहीं भी कुछ भी वेश बदल लेता है। शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु हैं, वो स्वर भानु को देवताओं के बीच में बैठवा देते हैं। बोले वेश बदल करके बैठ जा। स्वर भानु वेश बदल करके बैठ जाता है और जैसे देवताओं को अमृत बांटा जा रहा है उसी बीच में स्वर भानु भी अमृत ले लेता है। वो जैसे अमृत मुंह में डालता है वैसे ही सूरज और चंद्रमा बगल में बैठे होते हैं, ये इशारा कर देते हैं कि हे भगवान, ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस है, वेश बदल करके बैठा हुआ है। तुरंत भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, चला देते हैं और स्वर भानु की गर्दन कट जाती है। चूंकि स्वर भानु ने अमृत का कुछ अंश ग्रहण कर लिया था, इसलिए ऊपर वाला हिस्सा एक और नीचे वाला हिस्सा दूसरा, ये दो एंटिटी बन जाती है। ऊपर वाले हिस्से का नाम राहु दिया जाता है और नीचे वाले हिस्से का नाम केतु दिया जाता है। राहु के पास मस्तिष्क है, शरीर नहीं है, और केतु के पास शरीर है, मस्तिष्क नहीं है। जिसके पास मस्तिष्क होता है वो योजनाएं बनाता रहता है, लंबी लंबी योजनाएं बनाता रहता है, वो षड्यंत्रकारी हो जाता है क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है ना। और जिसके पास शरीर है और जिसके पास दिमाग नहीं है वो तो पता नहीं क्या क्या उटपटांग कार्य करता रहेगा। इसीलिए राहु को मिस्टीरियस प्लेनेट कहा जाता है, रहस्यमय ग्रह कहा जाता है। तो ये रहस्यमय ग्रह जब 1 से लेकर के 12 भाव है और किसी न किसी भाव में तो ये रहेंगे ही। राहु और केतु का दोनों का हिसाब ऐसा है कि राहु जहां भी रहेंगे उसके 7वें घर में केतु रहेंगे। राहु अगर प्रथम भाव में है तो केतु 7वें भाव में हो जाएंगे। राहु अगर द्वितीय भाव में है तो केतु 8वें भाव में हो जाएंगे। और इसी तरीके से दोनों बिल्कुल आमने सामने होते हैं। बिल्कुल आमने सामने में होने के चलते इनके ये एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। तो राहु और केतु को वैसे अगर ज्योग्राफी पढ़ा जाए तो उसमें कहीं भी राहु और केतु नाम का कोई ग्रह नहीं मिलता है, कोई तारा भी नहीं मिलता है। तो इसको हम छाया ग्रह का नाम देते हैं। और ये छाया ग्रह है, इसका मुख बड़ा भयंकर होता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसका मुंह बड़ा भयंकर होता है, सिर पर कुछ मुकुट होता है, गले में कुछ माला जैसा होता है, शरीर काला वस्त्र धारण करना जैसा होता है। राहु का जो इन जनरल जो इफेक्ट है वो ये है कि राहु से अनिद्रा आ जाती है, नींद नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है, बताएंगे हम। 12वें घर में जिसके भी 12वें भाव में राहु है उसको नींद की समस्या होती है। किसी को उदर रोग हो जाएगा, किसी को मस्तिष्क रोग हो जाएगा। और कुंडली का जो काल सर्प योग जो है वो भी राहु के ही स्थिति के चलते होता है। चूंकि राहु का एक मिस्टीरियल प्लेनेट है, एक रहस्यमय ग्रह है, इसलिए उनके प्रभाव में जो होते हैं शुभ और अशुभ के बीच में होते हैं। कभी कभी उनके प्रभाव शुभ होते हैं, कभी कभी उनके प्रभाव अशुभ होते हैं। जो कुंडली के 5 सबसे अशुभ प्रभाव हैं वो राहु की युति से ही होते हैं। और जहां तक शुभ की बात हो तो राहु तो इतना रहस्यमय प्लेनेट है कि वो अगर प्रसन्न हो जाए तो पल में रंग को राजा बना दे। ये धरती पर जितने भी विचित्र तरीके से लोग रंग से राजा बन जाते हैं, ये राहु का चमत्कार है।
और जितने लोग विचित्र तरीके से अर्श से फर्श पर गिर जाते हैं वो भी राहु का ही चमत्कार है। तो राहु को इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक मिस्टीरियस प्लेनेट है। हल्के में थोड़ा थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं कि 12वें भाव में राहु के बैठने से क्या क्या होता है। प्रथम भाव में अगर राहु बैठता है तो मस्तिष्क को प्रभाव करता है। प्रथम भाव जो होता है मस्तिष्क का होता है, उसमें मस्तिष्क को जब प्रभावित करेगा तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा और स्वार्थवश वो दूसरों की सेवा करता है। वो सेवक रहेगा किसी का, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रहेगा, सेवा भाव से नहीं रहेगा। कुछ इसके फायदे भी हैं, और फायदे ये हैं कि राहु जिसके प्रथम भाव में होता है वो परोपकारी होते हैं। उनके कद लगभग कद का ऊंची बताई जाती है। राहु अगर प्रथम भाव में है तो वो व्यक्ति कभी रोगी कभी निरोगी, कभी रोगी कभी निरोगी, इसी बीच में चलता रहेगा। राहु अगर प्रथम भाव में है तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो इसलिए जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में राहु होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, उनकी कुंडली विचार करते समय ये सलाह की दिया जाता है कि आप खर्चा जितना जरूरत है उतना खर्चा किया कीजिए। आप खर्चा करेंगे, इनकम अपने आप हो जाएगा। इनकम की चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में धन की कमी तो होगी ही नहीं। तो जो भी आपकी जरूरतें जस्टिफाइड लगती हैं उसको आप खर्चा कीजिए। अगर वो व्यक्ति खर्चीला नहीं होता, वो कंजूस हो जाता है, तो उसकी आमदनी रुक जाएगी। अगर वो पूरा का पूरा पैसा बैंक में रख दिया, फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, उसकी आमदनी रुक जाएगी। उसकी आमदनी उसके खर्चे पर निर्भर करती है। वो जितना खर्चा करेगा उतनी उसकी आमदनी होगी। ये प्रथम भाव में राहु के बैठने का परिणाम है। द्वितीय भाव में क्या रहता है? द्वितीय भाव जो होता है वो धन भाव होता है और परिवार भाव होता है। तो द्वितीय भाव में अगर राहु बैठते हैं तो परिवार में एकजुटता की कमी देखी गई है। परिवार में कोई ना कोई मतभेद बना रहता है, पारिवारिक शांति भंग होती रहती है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला भी होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला भी होता है। तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम भाव होता है, और पराक्रम भाव में राहु जब बैठते हैं तो व्यक्ति को वो विवेकशील बना देते हैं, उसको विद्वान और कुशल बना देते हैं, मतलब उसका पराक्रम बढ़ा देते हैं। हालांकि भाई बहन के बीच में कुछ मतभेद पैदा हो जाता है, बट तृतीय भाव में राहु को अच्छा माना जाता है। चतुर्थ भाव जो होता है वह सुख भाव होता है। तो सुख भाव में व्यक्ति क्या होता है, बातचीत करना कम पसंद करता है और व्यक्ति को सुख कम ही मिल पाता है। चतुर्थ भाव में राहु का बैठना शुभ नहीं माना जाता है, और अगर उस चतुर्थ भाव में राहु के साथ मंगल बैठ गए तो अंगारक योग, प्रबल अंगारक योग बनता है। और वो कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी में से किसी एक की लाइफ भी क्लेम कर लेते हैं। पंचम भाव जो होता है पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है, बाल बच्चों का होता है। तो पंचम भाव में अगर राहु आ गए तो वैवाहिक जीवन कष्टमय बीतता है, भाग्य की थोड़ी कमी देखी गई है, जीवन में बार बार परेशानियां आती रहती हैं। षष्ठ भाव में अगर राहु बैठते हैं तो पेशेंस को बढ़ाते हैं और शत्रुओं को शांत रखने में, मतलब षष्ठम भाव में भी राहु जो है अच्छे हैं, शत्रुओं पर जातक का प्रभाव रहता है, उनको शांत करके समित करके रखता है। सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का भाव होता है, और विवाह के भाव में अगर राहु बैठे हैं तो व्यक्ति को लोभी बना देंगे, लालची हो जाएगा वो, और उसके एक से अधिक विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि सप्तम भाव में जब राहु बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खलल पड़ती है, दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ती है, और कभी कभी एक से अधिक विवाह की संभावनाएं भी बन जाती हैं। अष्टम भाव में राहु जब बैठते हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान तो बनता है, परंतु परिश्रमी नहीं बनता है, धूर्त बन जाता है, चालाक बन जाता है। नवम भाव में जब राहु बैठते हैं तो नवम भाव में अगर वो सूर्य के साथ बैठ गए तो उसको हम बोलते हैं कि इसको पितृदोष लग गया है, ठीक नहीं माना जाता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है और उस पर ठीक नहीं माना जाता है। दसम भाव जो होता है कर्म का भाव होता है। कर्म भाव में अगर राहु बैठ गए तो व्यक्ति इतना चालाक होगा, इतना चालाक होगा कि वो पॉलिटिशियन बनेगा, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलेगा, तरह तरह के उसके पास टैक्टिक्स होंगी, डिप्लोमेसी होगी, पक्का पॉलिटिशियन होगा। अगर राहु कहीं 15 से 16 डिग्री का हो गया दसम भाव में, बढ़िया पॉलिटिशियन होगा। एकादश भाव जो होता है वो आय का भाव होता है, और उस आय के भाव में अगर राहु बैठ गए तो उसमें उसकी लाभ होगी, उन्नति होगी, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। कहने का मतलब कि एकादश भाव में राहु अच्छा फल देते हैं।
द्वादश भाव में राहु अगर पड़ गए तो जातक की कुसंगति हो जाती है, गलत लोगों के साथ उसकी संगत पड़ जाती है, विवेक की कमी हो जाएगी, बुद्धि की कमी हो जाएगी, निद्रा की कमी रहेगी। तो इस तरीके से 12 भावों में, 1 से लेकर 12 भावों में राहु के छोटे छोटे तरीके से हमने सीख लिया कि उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसके आगे वाले क्लास में हम राहु का प्रत्येक भाव में विस्तार से जानेंगे कि प्रथम भाव में राहु रहते हैं तो उनका पूरा क्या क्या प्रभाव पड़ता है, द्वितीय भाव में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।